गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 हिंदी ग्रामर में एक्सरसाइज 5 जो हम उपसर्ग हमने आपको पढ़ा दिया था, अब आप पढ़ेंगे प्रत्यय। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, शब्द से पहले तो उपसर्ग हो गया, शब्द के अंत में प्रत्यय हो जाएगा। जैसे प्यास जोर आ बराबर प्यासा। इसी तरीके से अब देखिए प्रत्यय के दो भेद हो गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत क्या है? क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण बनाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे सजावट, आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उड़ान ये कृत प्रत्यय हो गया। अब तद्धित प्रत्यय देखिए, संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि के शब्दों के साथ लगकर जो प्रत्यय नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे भारतीय, ठीक है, दयावान, ये सभी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो यहां कुछ दिया हुआ भी है, ये ध्यान से देखिए। तो इस आधार पर आप इसको भी बना सकते हैं, ये सारा चीज आपसे खुद बन जाएगा ये, क्योंकि इसमें ये दो ही पॉइंट दिया हुआ है। अब यहां कौन प्रत्यय है? कवि शब्द में त्व प्रत्यय लगाकर कौन सा हो जाएगा? त्व, कवित्व हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर। इनमें से कौन सा ई प्रत्यय क्रिया शब्द के साथ लगा है? तो भारतीय, भारतीय भी है। उसके बाद क्रिया के शब्द के साथ लगा हुआ है, क्रिया शब्द के साथ तो पठनीय होगा। इनमें से कौन सा प्रत्यांत नहीं है? इसमें से चुन लेना है कौन प्रत्यांत नहीं है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है ये चुन लेंगे। यहां जो दिया हुआ है मूल शब्द धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है, ये तो आप खुद से यहां से जो है कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि कोई समस्या होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व नहीं हो रहा, आप हमको डील करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, बता देंगे। उसी तरीके से यहां है, अब इक शब्द से कोई नया शब्द बनाना है। इक शब्द से इक प्रत्यय जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे प्रत्येक, इक में जो है दूसरा कोई नया शब्द दे देंगे, हाँ, नैतिक। इसी तरीके से ता, समता, आलू, कृपालु, आनी, आनी का लिखेंगे आनी शब्द से जो है फिर नया शब्द बनाएंगे। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई प्रत्यय आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहां सारा प्रत्यय दिया हुआ है, आस, आनी। देखिए आनी से क्या बनेगा? देवरानी और जेठानी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारा चीज बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस यदि कर लेंगे, इसको भरेंगे, तो वो पूरा फिलअप करते करते ही सारा प्रिपेयर आपका हो जाएगा, आपका परेशानी कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस पर ही जो है ना वो ग्रामर वो समझ में आता है कि ग्रामर क्या है, किसमें क्या करना है। जो प्रैक्टिस नहीं करता है केवल डिफिनेशन से मतलब है, डिफिनेशन तब समझ में आएगा जब उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल को जो है बनाएंगे। ठीक, अब आ जाइए समास। एक नेक्स्ट चैप्टर है 5 नंबर का, ख, समास। ध्यान दीजिए, समास, समास का अर्थ है संक्षेप। सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। और उदाहरण के लिए राजा का पुत्र कहने के स्थान पर राजपुत्र कहना उपयुक्त होगा। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास के भेद हो गया अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास हो गया जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मतलब मति के अनुसार। ठीक है, इस तरीके से अब ध्यान दीजिए। तत्पुरुष समास में
उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद गौण रहता है। गौण मतलब गायब। तत्पुरुष समास की बनावट में समस्त पदों के बीच आने वाले कारक चिन्ह का भी लोप हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका दूसरा पद प्रधान है। अब ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास है जहां विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होगा। क्योंकि जिससे किसी वस्तु की उपमा दी जाए उपमान कहेंगे, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं महादेव, इसका यदि विखंडन करते हैं समासिक शब्दों में, यदि हम उसका समास का विग्रह करेंगे तो बोलेंगे महान है जो देव, अर्थात महादेव। द्विगु समास हो गया जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, ये क्या हो जाएगा चौराहा। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। ठीक। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा उसे प्रधानता देते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ठीक है ना, तो ये प्रधानता किसको दे रहा है, तीसरा पद को प्रधानता दे रहा है। ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाला भी समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, तो हम उस हाइफन की जगह पर और जोड़ते हैं, राम और लक्ष्मण। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है समझ जाएंगे एग्जाम्पल से कि कौन द्वंद्व है, कौन द्विगु है, कौन बहुव्रीहि है, कौन कर्मधारय है, कौन तत्पुरुष है। केवल एक बार पढ़ना जरूरी है। उसके बाद देखिए अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि कौन कर्मधारय है, कौन बहुव्रीहि है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम कोई शब्द ले लिए कमल नयन, तो हम यदि इसका विग्रह किए कमल के समान नयन, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा विग्रह करेंगे कमल है समान नयन जिसके, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु, तो जैसे ही तीसरा पद प्रधानता आप दे रहे हैं तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। बस एग्जाम्पल को ही यदि आप बढ़िया से देख लेंगे कि विग्रह कैसे किया गया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि समास जो है कौन सा समास इसको हम कहेंगे। ठीक ना, बस इतना काम आपको करके रखना है। बाकी जो ये भरने वाला है इसमें से जो भी कठिन होगा वो हम खुद भरवाएंगे। आप एकदम चिंता मुक्त रहिए। तो आप HW में आज लिख लीजिए 5 एक्सरसाइज नंबर 5 का क ख सभी परिभाषा उदाहरण सहित याद करें। इतना काम आपको करना है। उसके बाद जो 5 नंबर का ख जो हम प्रत्यय पढ़ाए हैं उसका सारा फिलअप आपको कर लेना है, और समास का फिलअप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। ठीक, फिलहाल समास चैप्टर में आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।